अब डोनाल्ड ट्रंप की होगी। दुनिया के खिलाफ टैरिफ को हथियार की तरह इस्तेमाल करने वाले ट्रंप को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लग गया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को गैर कानूनी करार दिया है। कोर्ट के इस फैसले से ट्रंप भड़के हुए हैं। ट्रंप सुप्रीम कोर्ट के सामने झुकने को तैयार नहीं है। ट्रंप ने अब दुनिया पर नया टैरिफ बम फोड़ दिया है। ट्रंप ने दुनिया भर के देशों पर 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का न सिर्फ ऐलान कर दिया है, बल्कि ग्लोबल टैरिफ के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को भी साइन कर दिया है। दरअसल शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ को रद्द कर दिया था। कोर्ट ने दूसरे देशों पर लगाए गए टैरिफ को अवैध बताया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भड़के ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि उनके पास टैरिफ को लेकर और भी विकल्प हैं। In order to protect our country, a president can actually charge more tariffs than I was charging in the past period of a year under the various tariff authorities. So we can use other of the statutes, other of the tariff authorities, which have also been confirmed and are fully allowed. Therefore, effective immediately, all national security tariffs under Section 232 and existing Section 301 tariffs, they're existing, they're there, remain in place, fully in place, and in full force and effect. Today I will sign an order to impose a 10% global tariff under Section 122 over and above our normal tariffs already being charged. एक बात तो साफ है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है उससे डोनाल्ड ट्रंप को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। टैरिफ अमेरिका के राष्ट्रपति का ट्रंप कार्ड है और ट्रंप का ये सबसे बड़ा हथियार है जिसे वो दूसरे देशों को झुकाने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। लेकिन अब ट्रंप के इसी ट्रंप कार्ड को अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी बताया। ट्रंप इसी बात पर बौखलाए हुए हैं। वो ये कह रहे हैं कि कोर्ट विदेशी हितों और विपक्ष के दबाव में आ गया है। उन्होंने दूसरे राष्ट्रपतियों से ज्यादा अच्छे फैसले लिए हैं, अमेरिका को अरबों डॉलर का फायदा कराया है, लेकिन कोर्ट का यह फैसला अमेरिका के हित के खिलाफ है। The Supreme Court's ruling on tariffs is deeply disappointing, and I'm ashamed of certain members of the court, absolutely ashamed, for not having the courage to do what's right for our country. Foreign countries that have been ripping us off for years are ecstatic. They're so happy. And they're dancing in the streets, but they won't be dancing for long, that I can assure you. The Democrats on the court are thrilled, but they will automatically vote no. They're against anything that makes America strong, healthy, and great again. They also are a frankly disgrace to our nation, those justices. तो जो डोनाल्ड ट्रंप अजय जी टैरिफ गिरी कर रहे थे उस पर सुप्रीम कोर्ट से तो उन्हें बड़ा फीडबैक लगा है, लेकिन जैसा कि जितने भी नेता करते हैं वो फिर दुनिया के किसी भी देश के क्यों ना हो, फैसला अपने हित में आया तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर अपोजिशन में आ गया तो फिर न्यायालय के फैसले को ही चुनौती दे देते हैं। मेरा सवाल तो ये है कि क्या ये वसूली हुई रकम अब लौटाएंगे ट्रंप? क्या लगता है ट्रंप ये करेंगे? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये नहीं कहा है, लौटाने के बारे में कुछ नहीं कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। तो वो अब उसको इंटरप्रेट करने की बात है कि उसका इंटरप्रिटेशन होगा, उसके हिसाब से उसका फैसला होगा। अभी आपने सुना ट्रंप ने कहा कि डेमोक्रेट जो बैठे हुए हैं कोर्ट में, 9 जजों की सुप्रीम कोर्ट होती है, उसमें 6 रिपब्लिकन है। वहां पार्टियां अपॉइंट करते हैं, जिसकी सरकार आती है वो जज अपॉइंट करते हैं। तो 6 रिपब्लिकन है, 3 ही डेमोक्रेट हैं और 3 रिपब्लिकन ने ही सिर्फ इनके टैरिफ वाले उसके पक्ष में फैसला दिया। 6 जजेस का फैसला इनके खिलाफ है, जिसमें 3 रिपब्लिकन का भी फैसला इनके खिलाफ है। दूसरी बात है कि कांग्रेस में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में भी रिपब्लिकन का बहुमत है और सीनेट में तो बहुत ही स्पष्ट बहुमत है, 53 और 47 का है। इसके बावजूद ट्रंप टैरिफ लगाने के लिए कांग्रेस में नहीं जाएंगे, सीनेट नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि वहां इनके पक्ष में फैसला नहीं आएगा। इसलिए इन्होंने दूसरा रास्ता चुना। पहले तो एक इमरजेंसी इकोनॉमिक, जो इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट था 1977 का, उसके तहत लगाया था, और अब ट्रेड एक्ट है 1974 का, उसके तहत इन्होंने ये 10% मतलब अभी जो एग्जिस्टिंग है उसके अब 10% टैरिफ लगा दिया ट्रंप ने। तो ये एक फेस सेविंग है ट्रंप की।
अभी ये जो मुकदमा हारे हैं, ये कोई दूसरे देशों ने मुकदमा नहीं किया था, उन्हीं के ये देश में अमेरिका चल रहा के व्यापारियों ने मुकदमा किया था, कारोबारियों ने मुकदमा किया था, क्योंकि टैरिफ बढ़ाने का सबसे बड़ी मार जो है वो अमेरिकन लोगों पर पड़ रही थी। उन्हीं की चीजें महंगी होती जा रही थी, लगातार महंगाई बढ़ रही थी। तो ट्रंप अपने लोगों के हित के बारे में नहीं सोच रहे हैं, ट्रंप अपनी पॉलिटिक्स के बारे में सोच रहे हैं, अपनी ग्लोबल हेजेमोनी के बारे में सोच रहे हैं। उनको अब कम से कम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद और जो माहौल है उनके यहाँ, उनको इस बारे में पॉजिटिव होकर के सोचना चाहिए, जनता के बारे में सोचना चाहिए। ये मुनरो डॉक्ट्राइन जो है उन्हीं पर भारी पड़ गई, नहीं देखिए, या डुनरो डॉक्ट्राइन अब कह लें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की है। देखिए लोकल कोर्ट में जब टैरिफ को लेकर फैसला आया तो खुद डोनाल्ड ट्रंप ही सरकार ही पहुंची थी वहां सुप्रीम कोर्ट पे, ये कहने के लिए कि लोकल कोर्ट का फैसला उसको बदल दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो उनके लिए और भारी पड़ गया। देखिए ट्रंप के सामने अब 3 तरह की बड़ी चुनौतियां हैं। टैरिफ वो आसानी से लगा नहीं सकते, जिसका अजीत जी जिक्र कर रहे हो उसकी आयु सिर्फ 5 महीने की है, यानी 10% यदि आप टैरिफ लगाते हैं 150 दिन में वो खत्म हो जाएगा अपने आप। दूसरा, कांग्रेस में वो जा नहीं सकते। तीसरा, जो एक और 301 धारा के तहत टैरिफ लगाने की जो प्रावधान है उसके लिए आपको पब्लिक के बीच में जाना पड़ेगा। और अभी जो सर्वे आया है उसमें टैरिफ के खिलाफ अमेरिका के 76% से ज़्यादा लोग हैं ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ। तो ऐसे में जो इनके लिए जो टैरिफ का बार है वो इनके लिए मुसीबत बन रहा है। दूसरा, जिन जिन देशों में इन्होंने टैरिफ लगाया है उन सभी छोटी बड़ी कंट्रियों के साथ चाइना संपर्क कर रहा है कि आप हमारे साथ एग्रीमेंट करिए, हम आपको इस टैरिफ के बार से बचाएंगे। इधर आप ईरान के खिलाफ मोर्चा खोल के बैठे हुए हो, वेनेजुएला के खिलाफ आपने कर दिया है, ग्रीनलैंड के लिए आप कर दिया। यानी ट्रंप आज जो अजीत जी कह रहे हैं फेस सेविंग कर रहे हैं, उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा, वो घिर चुके हैं चारों तरफ से। अमेरिका का पहला राष्ट्रपति होगा जो इतनी मुसीबत में खड़ा। अच्छा, टैरिफ पर मिले सुप्रीम झटके के बाद ट्रंप ने भारत को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा है कि भारत के साथ टैरिफ नीति में कोई बदलाव नहीं होगा, ट्रेड डील भी जारी रहेगी। ट्रेड डील को लेकर ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की भी तारीफ कर दी। उन्होंने कहा मोदी एक स्मार्ट, समझदार, शानदार नेता हैं। उनका बयान ही हम आपको सुना देते हैं। On the trade deal, which is the framework which is to be signed with India sometime soon, will that stand now? Yeah, and on the nothing decision, changes. nothing changes. No, nothing changes. They'll be paying tariffs, and we will not be paying tariffs. Our deal with India is they pay tariffs. This is a reversal from what it used to be, as you know. India, and I think Prime Minister Modi is a great gentleman, a great man, actually, but he was much smarter than the people that he was against in terms of the United States. He was ripping us off in India. So we made a deal with India, and it's a fair deal now, and we are not paying tariffs to them, and they are paying tariffs. We did a little flip. I think my relationship with India is fantastic, and we're doing trade with India. India pulled out of Russia. You know, India was getting its oil from Russia, right? And they pull way back at my request because we want to settle that horrible war where 25,000 people are dying every month. And my relationship with Prime Minister Modi is, I would say, great. I also stopped a war between India and Pakistan, as you know. ये जो बात अभी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भारत के साथ ट्रेड डील में कुछ नहीं बदलने जा रहा है, क्या सुप्रीम कोर्ट के वहां अमेरिका में फैसले के बाद क्या कोई संभावना भारत को दिखाई देती है कि वो कुछ नेगोशिएट कर सके? कैसे नहीं बदल गई चीजें तो इतनी बदल गई कि आज हम अभी कल से नेगोशिएशन शुरू होने वाली है। 23 तारीख से भारत की टीम अमेरिका जा रही है, अधिकारियों की टीम जो जा करके हम लोग आगे फर्दर बात करेंगे जो लीगल ड्राफ्ट पर, तो कल ही से शुरू होने वाली है। और उसके पहले ये चीजें कैसे नहीं चेंज हो गई। अब हम 3% पर बात करेंगे, पहले 25% पर बात कर रहे थे, अब पहले 25% से घटा करके 18 पर ले आने की बात हो रही थी ना। और अभी अब तो 3% पर बात करेंगे ना हम लोग। अब तो अभी तो बात होनी है कानूनी दस्तावेज पर, और अब हम 3% पर बात करेंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हमारे ऊपर 18% पे बात नहीं होगी, अब 3% 25% पर हो रही थी पहले बात। 25 से तो 18 हम ले आए। नहीं, वही उसी बात हो रही थी, 25 से 18 ले आएंगे। तो बार तो 25% का था, उसको 18 ले आना था। अब हम लोग का जो 3% टैरिफ है और ये 10% लगाया, सो 10% है, तो अब तो 13% पर बात होगी ना। तो चीजें कैसे नहीं चेंज हो गई, चीजें तो बदल गई पूरी तरह से। भारत के पक्ष में आ रही है। बिल्कुल, भारत क्या उन सारे देशों के पक्ष में आ गई सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। अब सब बार्गेनिंग करेंगे। और जहां तक आप रिकवरी की बात कर रही हैं तो 175 अरब डॉलर की रिकवरी निकल रही है जो इन्होंने 3 लाख क्लाइंट से लिया है, और वो 3 लाख क्लाइंट भी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे अपनी रिकवरी के लिए। तो आप सोचिए, यदि जो सुप्रीम कोर्ट टैरिफ के खिलाफ फैसला कर सकता है, यदि 3 लाख क्लाइंट वहां पे पहुंचेंगे और बोलेंगे हमारा पैसा वापस कराइए, तो सोचिए 15 लाख करोड़ से ज़्यादा
कि रिकवरी भरनी पड़ेगी अमेरिका को। इसीलिए ट्रंप परेशान है, भड़के हुए हैं, क्योंकि कल यदि सुप्रीम कोर्ट रिकवरी की बात के लिए बोला कि हाँ इनके पैसे वापस करिए, तो 175 अरब डॉलर सीधे सीधे अमेरिका को नुकसान होगा जो उन्होंने लिया है टैक्स के रूप में। तो उसी को तो इस 10% टैरिफ से बस पूरा करेंगे। अच्छा, ईरान की भी हम बात कर लेते हैं। ट्रंप ने ईरान को डील करने के लिए 10 दिन का समय दिया है, लेकिन ईरान पर अगले 24 घंटे में हमला हो सकता है। ईरान को लेकर इजरायली मीडिया ने एक बड़ा दावा किया है। इजरायली मीडिया के मुताबिक अमेरिका 24 घंटे के अंदर ईरान पर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी फोर्स ने ईरान पर हर रोज कम से कम 100 एयर स्ट्राइक करने का प्लान बनाया है। पहले चरण में ईरान की मिसाइल साइट्स और लॉन्चर्स को टारगेट किया जाएगा, फिर IRGC के हेडक्वार्टर और कमांड सेंटर पर हमला होगा। रिपोर्ट ये कह रही है कि अमेरिका ने कतर के अल उदीद एयरबेस से अपने जितनी भी तैयारी है उसे हटा लिया है। जानकारों के मुताबिक अमेरिका का ये कदम ईरान पर किसी भी वक्त होने वाले अटैक का बड़ा सिग्नल है। अब ये इजरायली रिपोर्ट के हवाले से हम ये खबर आपको दिखा रहे हैं। इधर ईरान को लेकर ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया। ट्रंप ने यह कहा कि ईरान पर लिमिटेड स्ट्राइक हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप लिमिटेड स्ट्राइक से ईरान को वार्निंग देना चाहता है। अगर ईरान फिर भी नहीं मानता है तो फिर डील की बात अलग हो जाएगी और फिर सिर्फ एक्शन आपको दिखाई देगा, यानी कि फुल फ्लेजेड वॉर होगी। I can say I am considering it. A very sad situation, but 32,000 people were killed over a relatively short period of time. They were going to hang 800 2 weeks ago. Hang some by crane. They lift them up with a tall crane and they play them around the square. They were going to hang 837 people. And I gave them the word, if you hang one person, even one person, that you're going to be hit right then and there. I wasn't waiting 2 weeks and negotiating. And they gave up the hanging. They didn't hang 837. Supposedly they didn't hang anybody. ट्रंप हमला करने की धमकी दे रहे हैं। ईरान ने भी पलटवार की पूरी तैयारी की हुई है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अजीजी ये कहा है कि ईरान सेना जंग के लिए बिल्कुल तैयार है। तो जंग के लिए तैयार तो 10 दिन पहले भी थी, 15 दिन पहले भी थी। तैयारी दोनों तरफ से पूरी है। अमेरिका ने भी पहले से तैयारी कर रखी है। हम ही लोग चर्चा कर रहे हैं, जो यूएसएस अब्राहम लिंकन कितने दिनों से खड़ा है वहाँ जाकर के, वो तो खड़ा कर ही रखा है अरब सागर में। सारी पूरी तैयारी उसकी लगी हुई है। और अभी हम लोगों ने देखा कि कैसे ब्रिटेन से ट्रंप ने कहा कि हमको ये डिएगो गार्सिया की मांग की, वहाँ से वो अटैक करना चाहते थे ईरान के लिए। ब्रिटेन ने मना कर दिया एयरबेस देने से उनको। तो ये अमेरिका की भी पूरी तैयारी है, ईरान की भी पूरी तैयारी। अमेरिका की तैयारी टारगेटेड अटैक को है, जो फिर से उसके जो बैलिस्टिक मिसाइल्स जहाँ बनते हैं उस फैसिलिटी की जानकारी हो, या न्यूक्लियर इनरिचमेंट जहाँ होता है, जहाँ परमाणु बम बनाने की तैयारी, जहाँ पहले नतांज में, फोर्डो में, इस्फहान में जहाँ जहाँ हमले हुए, वो सारी जगह है उनके पास, वहाँ करें। और ईरान की तैयारी भी है। ईरान को अमेरिका पर नहीं हमला करना है। ईरान की तैयारी इजराइल पर हमला करने की है, कतर और यूएई पर हमला करना है, बहरीन में हमला करना है जहाँ अमेरिका के बेसेज हैं, या फिर होर्मुज की खाड़ी में जहाँ उसने अभी एक्सरसाइज की। और होर्मुज की खाड़ी इस पूरी दुनिया के 20% ऑयल का रास्ता है। वो यूएई को भी उधर से ही जाना है, उनका तेल इराक का भी उधर से जाना है। पूरी दुनिया, वो अमेरिका अपना ईरान तो सब उसी रास्ते भेज रहा है, लेकिन यूएई का भी और इराक का भी तेल उसी होर्मुज की खाड़ी से निकल के अरब सागर में आना है। तो उस रूट पर वो अटैक करके अगर एक आध जहाज भी सिर्फ डुबा दे तो वो पूरे रास्ते को डिस्टर्ब कर सकता है। तभी तो बार्गेनिंग दोनों तरफ से हो रही है, दोनों तरफ से दबाव बनाने की बात चीजें हो रही है। सब दबाव बनाया जा रहा है। टारगेटेड अटैक होंगे तो दोनों को नुकसान होगा। लेकिन ईरान नहीं चाहता अब समझौता, ईरान चाहता युद्ध हो। उसके दो फायदे देख रहा हूँ। ईरान को जो आंतरिक विरोध का सामना करना पड़ रहा खamenei को, वो चाहते यदि युद्ध होगा तो आंतरिक विरोध उनका शांत होगा, एकजुट हो जाएंगे, एक राष्ट्रवाद की भावना पैदा होगी। दूसरा, एंटी अमेरिका सेंटिमेंट तो क्योंकि वहां पर है ही, एंटी इजराइल सेंटिमेंट है। दूसरा, जो इस्लामिक कंट्री अमेरिका की गोद में जाके बैठ गए हैं, तो जैसे ही अटैक होगा वो इस्लामिक कंट्री इसकी गोद से कूद के भागेंगे, क्योंकि इजराइल के साथ साथ उन सभी ठिकानों पे हमला करेगा ईरान जो
उसका समर्थन कर रहे हैं अमेरिका का, या जो अपना बेस दे रहे हैं अमेरिका के लिए, उन सभी जगह पर देगा। तीसरा, उसको ये पता है कि जमीनी लड़ाई अमेरिका लड़ने की स्थिति में नहीं है और आसमानी लड़ाई ज़्यादा देर तक लड़ नहीं पाएगा। तो आज जो हम देख रहे हैं कि ट्रंप आगे बढ़ के धमका रहे हैं, वास्तविकता ये है कि ट्रंप आज की डेट में समझौते का रास्ता देख रहे हैं, ईरान नहीं देख रहा। इसीलिए वो बार बार अल्टीमेटम दे रहे हैं, समझौता कर लो, अब हम हमला करेंगे, अब हम हमला करेंगे, जबकि ईरान अडिग है कि हमला होना चाहिए, तुम अटैक करो फिर हम करते हैं। और अगर इसे भारतीय दृष्टि से भी देखें तो भारत के चूंकि ईरान के साथ भी संबंध अच्छे हैं और इजरायल भी उनका इतना करीबी मित्र है, भारत कभी नहीं चाहेगा कि उसके दो मित्र देश आपस में किसी वॉर में जाएं। और अगर डील हो जाती है अमेरिका की ईरान के साथ तो भारत के लिए भी एक दरवाजा और खुल जाएगा तेल आयात करने का। खबर पाकिस्तान की कर लेते हैं। आसिम मुनीर को पाकिस्तान का डी फैक्टो बॉस कहा जाता है। मुनीर पाकिस्तान के सबसे पावरफुल इंसान है, लेकिन अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने मुनीर को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद उनकी मुसीबत बढ़ सकती है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने मुनीर को अपना बॉस मानने से इनकार कर दिया है। विदेशी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू के दौरान ख्वाजा आसिफ से जब पूछा गया कि पाकिस्तान को चला कौन रहा है, क्या डोनाल्ड ट्रंप के पसंदीदा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर देश के असली नायक हैं? इस सवाल को सुनकर ख्वाजा आसिफ की हलक सूख गई। थोड़ी देर के बाद उन्होंने खुद को संभाला और कहा कि अरे उनके बॉस मुनीर नहीं, शहबाज हैं। पाकिस्तान की सरकार सेना नहीं चलाती है। अब ये तो न्यू कॉमेडी है। ये एक नई कॉमेडी है। एक पब्लिक पोजीशनिंग है, जनता के बीच में एक पोजीशन लेनी होती है कि ना बोलते बने ना निगलते बने। इलेक्टेड गवर्नमेंट है और वो शहबाज शरीफ चला रहे हैं। शहबाज शरीफ तो बिल्कुल ही नहीं चला रहे हैं। जब सेना हमेशा प्रभावी रही है पाकिस्तान की राजनीति में, पाकिस्तान की सरकार चलाने में, लेकिन जब नवाज शरीफ प्रधानमंत्री होते थे तो तब ये बात कही जाती, तो मान लिया जाता कि चलिए नवाज शरीफ जो है वो चला रहे हैं। इमरान खान भी जब थे तो उनको बनवाया सेना नहीं था, लेकिन चला वो खुद रहे थे और उसी की लड़ाई अभी लड़ रहे हैं। उन्होंने आसिम मुनीर को हटाया था आईएसआई के चीफ से उस समय इमरान खान ने, उसी की लड़ाई अभी चल रही है। तो इमरान खान भी चला रहे थे, तब कहा जाता, तब भी बात हम लोग थोड़ी देर मानते। शहबाज शरीफ कैसे हम लोग कोई मानेगा कि शहबाज शरीफ शासन चला रहे हैं पाकिस्तान का, या ख्वाजा आसिफ के बॉस मुनीर नहीं है? नहीं, लेकिन मजेदार था ये हिस्सा भी, क्योंकि थोड़ी देर के लिए तो वो गजनी बन ही गए थे। अब क्या करते, बोलते कैसे कि नहीं हाँ हम तो मुनीर की ही पुंगी बजा रहे हैं या उन्हीं की बांसुरी हम बजा रहे हैं। अच्छा, खबर बलूचिस्तान से है। 14 फरवरी से 7 पाकिस्तानी सैनिक बीएलए के कब्जे में हैं। हमने कल भी आपके सामने तस्वीरें रखी थी। बलोच विद्रोहियों ने 21 फरवरी को कैदियों की अदला बदली की मांग रखी थी। आज बीएलए की यह मोहलत का आखिरी दिन है। आज अगर बीएलए की मांग पूरी नहीं होती है तो बलोच विद्रोही 7 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार देंगे। बीएलए के कब्जे में पाकिस्तानी सैनिक मुनीर से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें बचा लिया जाए। फिर हैरानी की बात तो यह है कि पाकिस्तानी फौज ने अपने फौजियों को ही पहचानने से इनकार कर दिया है। कल भी हमने इस पर विस्तार से चर्चा की थी। एक बयान हम आपको सुना देते हैं और फिर इस पर एक चर्चा। नाम वालिद का नाम, इलाका, आर्मी कब ज्वाइन किए? 2025 को। रैंक, यूनिट कौन सा है? 1500। आर्मी नंबर? पाकिस्तानी फौजी राकेश जी अपनी यूनिट बता रहा है, अपना फ्रंट बता रहा है, अपना नाम बता रहा है, कब इंडक्ट हुआ वो बता रहा है, लेकिन पाकिस्तान की फौज आसिफ मुनीर मानने के लिए तैयार नहीं है। हमारा है नहीं, आसिफ मुनीर का एजेंडा किसी सैनिक को बचाने का नहीं है। अभी जो आप बात कर रहे थे ना, ये सच्चाई। यदि आसिफ मुनीर ताकतवर नहीं होते तो सरकार से इतना बड़ा बदलाव करके अपनी ताकत नहीं बढ़ा लेते ना। वो आईएसआई का चीफ थे, अब उसके बाद सेना के चीफ हैं। और पाकिस्तान का जो अभी तक का पूरा इतिहास रहा है वो यही रहा है कि सरकार में चेहरा कोई भी हो सकता है, लेकिन चलाने वाले आईएसआई और सेना के लोग होते हैं और वही तख्ता पलट करते हैं। तो आज मुझे तो ये लगता है कि अब रक्षा मंत्री को ये सोचना चाहिए कि वो रक्षा मंत्री रहेंगे या मुनीर उनको हटवा देंगे। आसिफ मुनीर के लिए बलूचिस्तान बहुत बड़ा सिरदर्द बन चुका है। अब वो जो आपने कहा ना कि न उगिलत बने न लीलत केरी, न बलूचिस्तान को छोड़ पा रहे और न स्वीकार कर पा रहे। इसलिए जो सैनिक पकड़े गए हैं, और ये बलूचों को भी पता है, बलूच विद्रोहियों को पता है कि, और उन्होंने पर्दाफाश किया जी। ये जो 7 सैनिक दिखाए जा रहे हैं, ये एक तरह से आसिफ मुनीर की कमजोरी का प्रदर्शन है। ये कि देखिए, ये आदमी अपने ही सैनिकों को नहीं बचा रहा, इसका मैसेज अन्य सैनिकों पे जाएगा। ठीक से। तो आप सोचिए उसका सिंध,
पख्तून, इन सभी जगह पर जो एक विद्रोह पनप रहा है वो सारा और विद्रोह हवा में। आने वाले समय पे जी। आसिफ मुनीर के लिए भारी साबित होगा।